गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चौटिया। मेरा नाम कैलाश चौटिया है। जैसे कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उस स्कूल की ओर से आपको घर बैठे आपको ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में बच्चों मैं आपको कक्षा 12 में हिस्ट्री या इतिहास का अध्ययन है वो करा रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से हमारा अध्याय नंबर 1 है वो चल रहा है। उसके कुछ टॉपिक हट गए हैं, जो बचे हुए टॉपिक है बच्चों उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। जैसा कि बच्चों कल आपको मैंने यूनानी, चीनी, विदेशी विवरणों के बारे में पढ़ाया था, तो इसको पढ़ने के बाद हम दोबारा आज हम इसको थोड़ा दोबारा रिपीट करेंगे और इसके बाद में हम तिब्बती ग्रंथों की ओर चलेंगे। तो यूनानी साहित्य, यूनानी लेखकों में टेसिटियस, हेरोडोटस, जिसे द फादर ऑफ द हिस्ट्री, इतिहास का जनक भी कहा जाता है, निरियाकस, एरिस्टोबुलस, हाँ, अनोक्रेटस, स्ट्रेबो, एलियन, स्काई, लेक्स प्रमुख थे। लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन था? सबसे महत्वपूर्ण कौन था? जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में करीब करीब 10 से 12 साल तक रहा, मेगस्थनीज। उसने अपनी एक पुस्तक लिखी थी यूनानी भाषा में जिसका नाम था इंडिका। तो मेगस्थनीज की इंडिका सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था, उसकी कर प्रणाली, उसकी सैन्य प्रणाली, गुप्तचर प्रणाली की जानकारी हमें मिलती है। यूनानी साहित्य में टालमी का भूगोल, टालमी का जो भूगोल है, प्लिनी की, एल्डर की नेचुरल हिस्ट्री, एरिस्टोबुलस की हिस्ट्री ऑफ द वॉर, स्ट्रेबो का भूगोल आदि विशेष है। पेरिप्लस ऑफ द एथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ द एथ्रियन सी इसमें प्रथम इश्यू में लिखा गया था, जिसमें बंदरगाह और व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है। चीनी विवरण, चीनी यात्रियों में फाइयान, हेंगसान और इत्सिंग महत्वपूर्ण थे। फाइयान गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया था। हेंगसान को यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। वह नालंदा विश्वविद्यालय में कई समय तक रहा था। वह हर्षवर्धन के राज्यकाल में, जो सम्राट हर्ष का शासनकाल था, उसके शासनकाल में 629 से लेकर 644 तक वह भारत में रहा। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, यहाँ से कई बौद्ध ग्रंथों को ग्रहण किया, उसका चीनी भाषा में अनुवाद किया। उसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है सी यू की में भारत के समकालीन इतिहास का वर्णन मिलता है। इत्सिंग 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, अंत में 672 से लेकर 688 तक भारत में आया था। उसने नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी विश्वविद्यालय के साथ साथ यहाँ की धर्म, संस्कृति, परंपरा, मान्यता, यहाँ के धार्मिक सिद्धांत, उसका भी उसने अध्ययन किया था। तो हेंगसान को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। हेंगसान की पुस्तक का नाम सीयू की था। वह सम्राट हर्ष के समय 629 से 644 तक भारत में रहा था। उसने भारत में रहते हुए नालंदा विश्वविद्यालय में कई बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। कई बौद्ध ग्रंथों को अपने साथ लेकर चीन ले गया, जहाँ पर उसने चाइनीज़ भाषा में, मैंडारिन भाषा में उसका ट्रांसलेशन या अनुवाद करवाया था। इत्सिंग जो 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आया था, 672 से लेकर 688 तक, उसने भारत का भ्रमण किया। उसने नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी आदि विश्वविद्यालय में भारतीय धर्म, संस्कृति, परंपरा, मान्यता, धार्मिक सिद्धांत, धर्म के नियम, विचार, आचार, आचरण, यहाँ की सामाजिक वर्ण व्यवस्था, इन सभी का उसने अध्ययन किया। अब हम तिब्बती वृत्तांत पढ़ेंगे। तिब्बती वृत्तांत में तारानाथ द्वारा रचित कयुंगर और तयुंगर ग्रंथों को उपयोगी, तो तारानाथ द्वारा रचित ये वेरी मोस्ट है बेटा, कंग्यूर और तंग्यूर ग्रंथ को उपयोगी माना जाता है। तो तिब्बती ग्रंथों में तारानाथ ने कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ लिखे थे। तो कंग्यूर और तंग्यूर से भी हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
अरबी यात्री और भूगोलवेताओं ने भारत के संबंध में जानकारी दी है। तो तिब्बती लेखक कौन था? तारानाथ। तिब्बती लेखकों में सबसे महत्वपूर्ण कौन था? तारानाथ। तो तारानाथ ने 2 ग्रंथों की रचना की थी, कंगयूर और तंगयूर। कंगयूर और तंगयूर ग्रंथों को उपयोगी माना जाता है। अरबी यात्री और भूगोलवेताओं ने भारत के संबंध में जानकारी दी है। मसूदी, वेरी वेरी मोस्ट है बेटा, मसूदी। मसूदी ने अपनी पुस्तक मिडास ऑफ गोल्ड में भारत का विवरण दिया है और लिखा है कि भारत में राज्य स्थल और समुद्र दोनों था। मसूदी जो एक अरबी लेखक था, उसने अपनी पुस्तक मिडास ऑफ गोल्ड में भारत का विवरण दिया है। भारत के बारे में उसने बताया है कि भारत का राज्य है वो स्थल और जल दोनों से घिरा हुआ है, दोनों के समीप है। सिंध के इतिहास चंचनामा में और सुलेमान नबी की पुस्तक सिलसिलात उल तवारीफ में पाल प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा है। अब अरबी लेखकों में ये बहुत महत्वपूर्ण है। अरबी लेखकों में अल बरूनी, जिसने तारीख अल हिंद या तारीख हिंद सबसे महत्वपूर्ण है। तो अरबी लेखकों में अल बरूनी सबसे महत्वपूर्ण था, जिसने अल बरूनी का तारीख हिंद, मसूद का मिडास ऑफ गोल्ड और तारानाथ का कंगयूर और तंगयूर। तो तारानाथ का बेटा मैं रिपीट कर रहा हूँ, तारानाथ का कंगयूर और तंगयूर, मसूदी का मिडास ऑफ गोल्ड और अल बरूनी का किताब अल हिंद या तारीख ए हिंद, किताब अल हिंद या तारीख ए हिंद। तो अल बरूनी का किताब अल हिंद या तारीख ए हिंद अल बरूनी द्वारा रची गया था, मसूदी द्वारा मिडास ऑफ गोल्ड और तारानाथ द्वारा कंगयूर और तंगयूर। तो मसूदी का मिडास ऑफ गोल्ड और अल बरूनी का तारीख ए हिंद, इसके नाम कुछ अलग भी मिलते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है। जिसमें संस्कृत भाषा अल बरूनी ने संस्कृत भाषा सीखी और मूल स्रोतों का अध्ययन करके अपनी पुस्तक तारीख ए हिंद या तारीख अल हिंद या किताब ए हिंद या तारीख अल हिंद में भारतीय समाज और संस्कृति के बारे में लिखा। तो अल बरूनी था वो अरबी लेखक था, भारत में आया, यहाँ पर उसने संस्कृत सीखी, यहाँ की परंपराओं, रीति रिवाज, मान्यताओं, वर्ण व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, कृषि व्यवस्था, कर प्रणाली, इनके बारे में उसने अपनी पुस्तक तारीख उल हिंद या तारीख ए हिंद में उसने इसके बारे में लिखा। तो मैंने यहाँ पर आपको तिब्बती वृत्तांत में 3 चीज़ें बताई हैं। इसमें तिब्बती लेखक तारानाथ द्वारा रचित कंगयूर और तंगयूर, मसूदी द्वारा मिडास ऑफ गोल्ड और अल बरूनी द्वारा तारीख ए हिंद या तारीख उल हिंद। तो मसूदी द्वारा मिडास ऑफ गोल्ड, अल बरूनी द्वारा तारीख ए हिंद या तारीख उल हिंद के बारे में हमें भारतीय समाज और संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम पढ़ेंगे इतिहास के स्रोत के रूप में वंशावलियाँ, जो राजाओं के वंशों के बारे में, राजा को केंद्र मानकर जो लिखी गई थी, उन्हें हम वंशावली कहते हैं। भारतीय इतिहास में वंश लेखन परंपरा का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। वंशावली लेखक क्या थे? परंपरागत व्यक्ति के इतिहास को विशुद्ध रूप से सहेज कर रखने की प्रणाली। तो वंशावली क्या है? लेखन परंपरा व्यक्ति के इतिहास को, एक राजा महाराजा रजवाड़े के इतिहास को शुद्ध रूप से सहेज कर रखने की प्रणाली का नाम ही वंशावली है। तो वंशावली क्या है बच्चों? वंशावली लेखन परंपरा व्यक्ति के, राजा के, सम्राट के, महाराज के इतिहास को लिखने, इतिहास को सहेज रूप से संभाल कर रखने की प्रणाली है। यह एक ऐसी परंपरा है जिसमें वंशावली लेखक हर जाति वर्ग के घर घर जाकर प्रमुख लोगों की उपस्थिति में संक्षेप में सृष्टि रचना लेकर
उनके इतिहास में उनके वंश परंपरा जहाँ से शुरू होती है, उनके पूर्वजों की ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक घटनाओं का वर्णन करते हुए उस व्यक्ति के वंश क्रम को, उस व्यक्ति का जो वंश क्रम है उसमें दादा परदादा या दादा परदादा के बाद में जो दादाओं परदादाओं की जो कई पीढ़ियां हैं, कम से कम 10 से 20 पीढ़ियां हैं, उनके बारे में पूछता है, अंकित करता है। वंशावली के अध्ययन से ही हमें जानकारी मिलती है। वंशावली है जो गया, जो हरिद्वार में जो पंडे होते हैं, जो वंशावली लेखक होते हैं, इनमें जो पंडे होते हैं वो हमारे सभी पूर्वजों के बारे में बता देते हैं। जब गया हम या हरिद्वार जाते हैं तो वो हमारे जो पंडे होते हैं या पंडित होते हैं, वो हमारे वंश की सभी पूर्वजों के बारे में जानकारी देता है कि हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा सरदादा कौन थे। इन्हें जो लेखक थे, जिन्हें हम पंडे भी कहते हैं, इनको मुख्य रूप से बड़ुआ भी कहते हैं, जागा कहते हैं, रावजी कहते हैं, भाट भी कहते हैं, पुरोहित भी कहते हैं, पंडे भी कहते हैं, बासोट आदि प्रमुख है। इनके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग जातियों के अलग अलग पंडों के अलग अलग नाम हैं। तो वंशावली लेखक है जो वंशावली लिखते हैं, उनके नाम क्या क्या हैं? तो वंशावली लेखक में मुख्य रूप से बड़वा, जागा, रावजी, भाट, तीर्थ पुरोहित, पंडा, जो गया जी में पंडे होते हैं। जब हम गया जी में जाते हैं, हमारे पूर्वज की जो फूल लेकर जाते हैं, तो वो हमें हमारी पीढ़ियों के बारे में बताता है। वो बताता है कि हमारी पीढ़ी में इतने पीढ़ी साल पहले कौन सा व्यक्ति था। तो इन्हें हम बड़वा, जागा, रावजी, भाट, तीर्थ पुरोहित, पंडा, बारोट कहते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं की दृष्टि से, ऐतिहासिक स्रोतों की दृष्टि से, निम्नलिखित बिंदुओं की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। वंशावली, पुरोहित जो वंशावली लिखते हैं, जो भैया लिखती है, वो प्रमाणित स्रोत माना जाता है। पुरोहित, पंडे जो गया में बैठते हैं द्वारा जो निर्मित वंशावली है, वो वंशावली का निर्माण करते हैं या भई लिखते हैं। उनके पास हमारे पूर्वजों का और हमारे तक का पूरा इतिहास होता है। प्रमाणित दस्तावेज है वो न्यायिक साक्ष्य के रूप में मान्य है। जो पुरोहितों द्वारा जो निर्मित वंशावली है, पंडों द्वारा निर्मित वंशावली है, और जो भैया रखते हैं वो बही रखते हैं। बही देखिए कि बच्चों, लाल रंग की पुस्तक होती है जिसको बणिए रखते हैं, और लंबी सी उसके अंदर एक रस्सी होती है जिसे बांध कर रखा जाता है। उसे एक न्यायिक दस्तावेज के रूप में मान्यता है। इसमें पारिवारिक संबंधों के विषय में कागज इत्यादि पर वर्णन किया जाता है। हमारे पारिवारिक संबंध क्या है, बताया जाता है कि हमारे पूर्वज कौन थे, काका, बाबा, दादा, परदादा, सरदादा, इनके सभी के बारे में हमारे रिकॉर्ड मिलते हैं। इसे पारिवारिक, इसका उद्देश्य उन रिकॉर्ड के रूप में रखने का होता है, और वर्णनों में अक्षरों के साथ चिन्हों का भी उपयोग मिलता है। तो इसका उद्देश्य रिकॉर्ड के रूप में रखना होता है, उसमें वर्णनों में अक्षरों के साथ इन्हीं चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है। मौखिक साक्ष्य के से लिखित साक्ष्य अधिक प्रभावी होता है। हमारे मारवाड़ी में कहावत है, 100 जख्या एक लिखा। तो मौखिक रूप से हम कोई भी बात कहें उसको प्रमाण नहीं माना जाता है, जबकि लिखी हुई जो चीज़ है उसे प्रमाणित माना जाता है। तो मौखिक साक्ष्य से लिखित साक्ष्य अधिक महत्वपूर्ण होता है। निश्चित रूप से भैया या वंशावली एक न्यायिक दस्तावेज है। तो निश्चित रूप से अंडरलाइन यहाँ से करो आपको, तो निश्चित रूप से जो भैया या वंशावली है वो एक न्यायिक दस्तावेज है जिसे न्यायिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार वंशावली, जिसे हम बही भी कहते हैं, इसे न्यायिक साक्ष्य, तथ्य, गवाह के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो हमारी पीढ़ी में कौन थे, हमारे पूर्वज कौन थे, उसमें लिखने में पुरोहित और पंडे कौन से थे। तो हमारे पूर्वज, हमारे काका, बाबा, दादा, परदादा, सरदादा, हमारी 20 पीढ़ियों का विवरण है वो पंडों के रूप में होता है, जिन्हें वो साक्ष्य या गवाह के रूप में लिखते हैं, बही में लिखते हैं, कागज में लिखते हैं। और कागज पर लिखने के बाद, बही में लिखने के बाद इसे एक न्यायिक साक्ष्य, एक न्यायिक तथ्य, एक न्यायिक गवाह के रूप में माना जाता है।
जगदीश प्रसाद बनाम श्रवण कुमार जो मुकदमा हुआ था, उसमें न्यायालय ने पंडों द्वारा भइयों में लिखी गई प्रविष्टियों को साक्ष्य के रूप में ग्रहण माना। जो न्यायालय ने भी स्वयं जो पंडों द्वारा, जो गया में पंडित जी पंडा जी होते हैं, उनके द्वारा जो लिखी गई बहियाँ होती है, वंशावली होती है, उनमें जो लिखी गई जो प्रविष्टियाँ थी, उनको एक न्यायिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया। ऐसे कई मामले हैं जिससे वंशावली और बहियों के साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है। वंशावली लेखकों का लोग इतिहासकार भी कहते हैं। वंशावली जो लेखक है, जिन्हें पंडे कहते हैं, भाट कहते हैं, बही भाट कहते हैं या पुरोहित कहते हैं, उनको लोक इतिहासकार भी कहा जाता है। पुरातन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखन में वंशावलियों का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान रहा था, क्योंकि वंशावली राजा के बारे में लिखी गई थी। राजा, महाराजा, रजवाड़े, सम्राट, उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में ये वंशावलियाँ बहुत महत्वपूर्ण स्रोत होती है। हमारे पुरातन पुराणों में जो इतिहास उपलब्ध है, जो हमारे पुराण है, साहित्य, उनमें जो इतिहास मिलता है, उसमें वंशावलियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कई घटनाओं में का प्रमाण है तो वंशावलियों से मिलता है। तो कई हमारे जो पुराण है, उसमें जो हमारा इतिहास भरा पड़ा है, तो जो हमारा इतिहास भरा पड़ा है, उस इतिहास में जो वंशावली है, उन ऐतिहासिक घटनाओं को प्रमाणित करने के बारे में वंशावली है वो उनका अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है। उनके बारे में अध्ययन है वो अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। तो मैंने आपको जैसे बताया है कि वंशावली, इन्हें वंशावलियों को पंडे या पुरोहितों के द्वारा लिखा जाता था। इन्हें न्यायिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था, जिनमें चिन्हों का भी प्रयोग किया गया था। ये लिखित साक्ष्य के समान माने जाते हैं। बहियों को और वंशावलियों को एक निश्चित ही न्यायिक दस्तावेज है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार जो अंग्रेजों ने बनाया था, उसमें बहियों को और वंशावलियों को एक प्रमाणित साक्ष्य, प्रमाणित स्रोत, प्रमाणित मान्यता के रूप में, तथ्य के रूप में स्वीकार किया गया था। ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने आते हैं जिसमें वंशावली या बहियों को साक्ष्य के रूप में, वंशावली या बहियों को साक्ष्य के रूप में, प्रमाण के रूप में, तथ्य के रूप में, मुख्य केंद्र के रूप में स्वीकार किया गया था। तो जैसा आपको बताया गया बच्चों कि ऐसे वंशावलियों को, ऐसे कई मामले आए थे। जगदीश प्रसाद एंड श्रवण कुमार जो मामला हुआ था, उसमें न्यायालय ने पंडों के द्वारा जो लिखी गई वंशावली है, जो लिखी गई जो प्रविष्टियां हैं, बहियां हैं, उनको प्रमाणित स्रोत के रूप में माना। ऐसे कई मामले आए हैं जिससे सिद्ध होता है कि वंशावली और बहियों को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है, स्वीकार मान्य किया गया है। तो आज हमने जो लिखा है इसको आपको लिखना है, याद करना महत्वपूर्ण है। ये आपका ये होमवर्क है। धन्यवाद।